जब हम अपने सोलर सिस्टम या यूनिवर्स की बात करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हम इंसान इस यूनिवर्स में बहुत ही छोटे क्रिएचर हैं, जिनकी तुलना यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट से कभी भी नहीं की जा सकती। पर हमारा दिमाग बहुत तेज है और हमारी क्यूरियोसिटी हमें यूनिवर्स के बारे में सीखने के लिए इंस्पायर करती है। और इसी कारण हमने ये भी देखा है कि यूनिवर्स में कोई सिविलाइजेशन ज्यादा समय तक नहीं टिक पाती। इसके कई कारण हैं। अगर हम अपनी अर्थ की ही बात करें तो हर एक निश्चित समय के बाद कुछ न कुछ ऐसा कैटास्ट्रोफिक इवेंट होता है जो अर्थ पर डेवलप होने वाली सिविलाइजेशंस को समाप्त कर देता है और उन्हें कभी ये मौका ही नहीं मिलता कि वह आगे बढ़कर विकसित हो सके। पर दोस्तों, हम ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने आप को थोड़ा लकी मानते हैं। इसका कारण ये है कि हम आज साइंस में बहुत ही काबिल हो चुके हैं। हम यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं और हमारे पास बहुत से वेपन्स और टेक्नोलॉजी है। पर दोस्तों, आज भी ये सवाल उठता है कि क्या भविष्य में इंसानी सभ्यता भी किसी कारण से समाप्त हो जाएगी, या फिर हम इंसान अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी सिविलाइजेशन को बचा सकते हैं। और हमारे सोलर सिस्टम की वह कौन सी ताकत है जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन को समाप्त कर सकती है? क्या हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी सिविलाइजेशन को बचा सकते हैं? तो दोस्तों, आज हम यही जानने वाले हैं कि क्या सोलर सिस्टम और उसमें मौजूद ऑब्जेक्ट किसी मॉडर्न सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दोस्तों, पहले तो हमें समझना होगा कि आखिर सोलर सिस्टम है क्या। सोलर सिस्टम कोई खुद एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो बहुत से यूनिवर्सल बॉडीज से बना एक सिस्टम होता है, जिसका सबसे बड़ा और मेन यूनिवर्सल बॉडी एक स्टार या कोई मैसिव ऑब्जेक्ट होता है, जिसके ग्रेविटी इफेक्ट के कारण उस सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट्स प्रभावित होते हैं। वैसे ज्यादातर यूनिवर्स में देखा गया है कि ज्यादातर सोलर सिस्टम के सेंटर में एक स्टार मौजूद होता है, जिसके चारों ओर उस सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ऑब्जेक्ट उसको ऑर्बिट करते हैं। पर यह जरूरी नहीं है कि हर सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही स्टार मौजूद हो। यूनिवर्स में ऐसे कई सोलर सिस्टम देखे गए हैं जहां एक से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं। कई सोलर सिस्टम में दो या दो से भी ज्यादा स्टार्स मौजूद होते हैं, जिन्हें बाइनरी स्टार सिस्टम कहा जाता है। इनमें ये सभी स्टार्स एक दूसरे को ही ऑर्बिट करते हैं। ऐसे स्टार सिस्टम में जिस स्टार का मास सबसे ज्यादा होता है, उसके चारों ओर दूसरे सभी ऑब्जेक्ट्स के साथ उस सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे तारे भी ऑर्बिट करते हैं। बाइनरी सोलर सिस्टम का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारी पड़ोस में मौजूद प्रोक्सिमा सेंटोरी बाइनरी स्टार सिस्टम है, जिसमें 3 स्टार मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और अल्फा सेंटोरी सी है, जिसे प्रोक्सिमा सेंटोरी बी कहा जाता है। इन सभी तारों में सबसे बड़ा स्टार अल्फा सेंटोरी ए है। इसके आसपास मौजूद इसके दूसरे स्टार्स भी इसे ऑर्बिट करते हैं। इसके अलावा इस स्टार सिस्टम में बहुत से अर्थ जैसे प्लैनेट भी ढूंढे गए हैं और हबल टेलीस्कोप के डेटा की माने तो इन पर पानी भी मौजूद हो सकता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार सिस्टम हमारी अर्थ से करीब 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि सोलर सिस्टम यूनिवर्सल बॉडीज का पूरा एक सिस्टम होता है, जिसमें अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें बेशक सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट तो स्टार ही होता है, लेकिन उसके चारों ओर और भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे एस्टेरॉइड, प्लैनेट्स और मून्स भी शामिल होते हैं, जो उस स्टार को ऑर्बिट करते हैं। और इन्हीं सब से मिलकर एक सोलर सिस्टम तैयार होता है। इसलिए अगर किसी सोलर सिस्टम के किसी प्लैनेट पर मौजूद सिविलाइजेशन को खत्म करने की बात की जाए तो किसी सोलर सिस्टम में इसकी एंडलेस पॉसिबिलिटीज होंगी, क्योंकि ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी डायरेक्शन में थोड़ी सी भी कमी पूरे के पूरे प्लैनेट को तबाह कर सकती है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब दोस्तों, चलिए सिविलाइजेशंस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर किसी सोलर सिस्टम में मौजूद सिविलाइजेशन के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाले खतरों की बात की जाए तो यह उस सिविलाइजेशन पर डिपेंड करता है कि वह किस तरह के डिस्ट्रक्शन से अपने आप को बचा सकती है। तो दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो यूनिवर्स में मौजूद इंटेलिजेंट एंड डेवलप्ड सिविलाइजेशन को 3 भागों में बांटा है। वैसे तो इससे भी ज्यादा टाइप्स होते हैं, पर इन्हें मेनली 3 टाइप्स से ही देखा जाता है।
टाइप 1 सिविलाइजेशन। टाइप 1 सिविलाइजेशन उस सिविलाइजेशन को कह सकते हैं जो कि अपने प्लेनेट पर मिलने वाली सारी एनर्जी यानी कि ऊर्जा को काम में ला सके या उसका उपयोग कर सके, जिसके अंदर प्लेनेट पर आने वाली सनलाइट से लेकर ओशंस में चलने वाली लहरें भी मौजूद हैं। इसके अलावा वह सिविलाइजेशन इस काबिल भी होनी चाहिए कि उस प्लेनेट के कोर में मौजूद हीट को भी एनर्जी में कन्वर्ट करके प्रयोग कर सके। इसके अलावा टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने प्लेनेट पर मौजूद हर इवेंट को कंट्रोल कर सकती है, जिसमें वेदर कंट्रोल भी शामिल है। यानी टाइप 1 सिविलाइजेशन यह तय कर सकती है कि किस समय और कब बारिश होगी, या फिर अगर कहीं तूफान या कोई दूसरी भयानक मौसम आपदा आए तो टाइप 1 सिविलाइजेशन इसे कंट्रोल करके खत्म भी कर सकती है। यानी टाइप 1 सिविलाइजेशन का अपने वेदर पर पूरी तरह से कंट्रोल होता है और वह पूरे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर को कंट्रोल कर सकती है। अपने हिसाब से मौसम को गर्म या ठंडा कर सकती है। और इतना ही नहीं, टाइप 1 सिविलाइजेशन के पास ये भी ताकत होती है कि वह अपने प्लेनेट पर आने वाले अर्थक्वेक को भी कंट्रोल कर सकती है और पूरे प्लेनेट के वोल्केनोज का यूज भी एनर्जी बनाने के लिए कर सकती है। हम इंसान अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन में भी नहीं है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि अभी ना तो हम अपने प्लेनेट पर मौजूद एनर्जी को पूरी तरह से प्रयोग कर पाते हैं और ना ही हमारा मौसम पर पूरी तरह से कंट्रोल है, क्योंकि आए दिन आने वाली बाढ़ और मौसम के बदलाव के कारण लाखों इंसान अपनी जान गंवा देते हैं। यानी हम अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन से भी बहुत दूर हैं। पर कुछ एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट की माने तो कुछ हजार सालों में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन बन सकते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन। टाइप 2 वो सिविलाइजेशन होगी जो अपने पूरे स्टार की सारी एनर्जी का प्रयोग करती है। वह सिविलाइजेशन जिस सोलर सिस्टम में मौजूद होती है उसमें मौजूद स्टार पर उसका पूरी तरह से कंट्रोल होता है और उसकी पूरी एनर्जी को वह अपने यूज में ला सकते हैं। इसके लिए एक बड़ी स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं जिसका नाम डायसन स्फीयर है। डायसन स्फीयर। डायसन स्फीयर एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जो उस सिविलाइजेशन के सोलर सिस्टम में मौजूद स्टार के चारों ओर बना हुआ होता है। इस स्ट्रक्चर का काम होता है उस स्टार से आने वाली पूरी एनर्जी को प्रयोग करके उस सिविलाइजेशन के काम में लाना, जिसके कारण उस सिविलाइजेशन पर एनर्जी सप्लाई अनलिमिटेड होती है और उस एनर्जी की कोई कमी नहीं होती, जिसके कारण टाइप 2 सिविलाइजेशन यूनिवर्स में बहुत दूर तक और तेजी से ट्रेवल कर सकती है, वह भी बिना किसी एनर्जी के बारे में सोचे। इसके अलावा किसी स्टार की एनर्जी मिलने के कारण इस तरह की सिविलाइजेशन अपने मनचाहे प्लेनेट को कॉलोनाइज कर पाती है और यूनिवर्स में बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बनाकर रह पाते हैं, जिसके कारण उन्हें कॉलोनाइज करने के लिए प्लेनेट की ही जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वह प्लेनेट जितने बड़े बड़े स्पेसशिप तक बना लेते हैं। और वैज्ञानिकों के मुताबिक हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने में करीब 1 से 2 लाख साल लगेंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन। इस तरह की सिविलाइजेशन को गॉड लाइक बीइंग कहा जा सकता है और कुछ लोगों की माने तो हम इंसानों का निर्माण इसी तरह किसी सिविलाइजेशन ने किया था, जिन्हें आज हम भगवान कहते हैं, क्योंकि इस तरह की सिविलाइजेशन अपनी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी को प्रयोग कर पाती है। अब चाहे उस गैलेक्सी में स्टार मौजूद हो या सुपरमैसिव ब्लैक होल, इस तरह की सिविलाइजेशन हर यूनिवर्सल बॉडीज को कंट्रोल कर पाती है और अपने फायदे के लिए यूज कर सकती है। इन सिविलाइजेशन के लिए किसी प्लेनेट पर लाइफ क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है और इस तरह की सिविलाइजेशन चाहे तो कुछ मिनटों में ही एक बंजर प्लेनेट को एक हरे भरे हैबिटेबल प्लेनेट में बदल सकती है। और ये तो कुछ भी नहीं, एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो टाइप 3 सिविलाइजेशन के पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वह और भी यूनिवर्सेस को क्रिएट कर सकती है। इनके पास ऐसे ताकतवर कंप्यूटर होते हैं जो पूरे के पूरे मल्टी यूनिवर्स को अपने अंदर बना सकते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का तो ये भी कहना है कि हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं वह किसी टाइप 3 सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया सिमुलेशन है। हम और हमारा पूरा यूनिवर्स टाइप 3 सिविलाइजेशन के कंप्यूटर में मौजूद है। तो दोस्तों, हम इतना तो समझ चुके हैं कि हम इनमें से किसी भी सिविलाइजेशंस के आसपास भी नहीं है, क्योंकि इस तरह की सिविलाइजेशन अपने सोलर सिस्टम में मौजूद किसी भी खतरे से आसानी से लड़ सकती है। और टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशंस तो हमारे लिए गॉड लाइक बीइंग है।
यानी यूनिवर्स में ऐसा कुछ नहीं होगा जो टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन को मार सकता है। अब बात करें हम इंसानों की, तो जैसा कि मैंने बताया कि हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है और हम इंसानों के लिए तो एक छोटा सा एस्टेरॉयड ही काफी है एक पूरी मानव जाति को समाप्त करने के लिए। चलिए देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में वह कौन से खतरे हैं जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन को समाप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इंसान अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है, और अगर हमारे सोलर सिस्टम की ही बात की जाए तो ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिल जाएंगी जो हम इंसानी सभ्यता को आसानी से इस अर्थ से मिटा सकती हैं। नंबर 1, एस्टेरॉयड हिट। पृथ्वी के इतिहास में ऐसी कई तबाही को देखा गया है जो एस्टेरॉयड टक्कर के कारण आई हैं, जिनके कारण अर्थ पर मौजूद लगभग 90% जीवन हमेशा के लिए मिट गया और दोबारा अर्थ पर जीवन की शुरुआत हुई। अर्थ पर यह लगभग एक साइकिल की तरह चला है जिसमें एक टाइम आने के बाद वह पूरी सिविलाइजेशन मिट जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल डायनासोर की प्रजाति है जिन्होंने अर्थ पर लगभग 174 मिलियन ईयर्स तक राज किया, लेकिन चिक्सुलूब नाम के एक एस्टेरॉयड की टक्कर ने डायनासोरों का अर्थ पर से नामो निशान तक मिटा दिया और आज इनके अर्थ पर केवल अवशेष मौजूद हैं। यह सिर्फ डायनासोर के साथ ही नहीं हुआ। अगर इतिहास को ध्यान से देखा जाए तो ऐसी कई सिविलाइजेशंस मिलेंगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि हम इंसान अभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं कि इस तरह के किसी एस्टेरॉयड अटैक से अपनी ह्यूमन सिविलाइजेशन को पूरी तरह से बचा सके। हम कुछ इंसानों को बेशक बचा सकते हैं और मंगल या किसी और प्लेनेट पर कुछ समय के लिए लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो भी अभी पूरी तरह से हम कर पाने में काबिल नहीं है। आज भी अगर चिक्सुलूब एस्टेरॉयड के जितने आकार वाला एस्टेरॉयड हमारी अर्थ की ओर बढ़ता है और अर्थ से आकर टकरा जाता है, तो जैसे डायनासोर अर्थ से मिटे थे, हम इंसान भी हमेशा के लिए अर्थ से मिट जाएंगे। नंबर 2, नेचुरल डिजास्टर। सोलर सिस्टम में मौजूद ऑब्जेक्ट्स तो अभी थोड़ा दूर की बात है, क्योंकि अगर इंसानों को हमेशा के लिए मिटाने की बात की जाए तो उसमें हमारी अर्थ भी कम नहीं है। अर्थ पर समय समय पर ऐसे कई डिजास्टर होते रहे हैं जिन्होंने मनुष्य जाति को खतरे में डाला है और मनुष्य से पहले अर्थ पर मौजूद कई प्रजातियों को मिटाया भी है। अर्थ के इतिहास में ऐसे कई एटमॉस्फेयर चेंजेस रहे हैं जिनके कारण अर्थ पर कई 100 सालों तक मोटी बर्फी चादर जमी रही है, जिनमें किसी भी जीवन का अर्थ पर जीना बहुत मुश्किल हो जाता था और जिसके कारण ज्यादातर जीवन समाप्त हो जाते थे। इस तरह के समय को आइस एज कहा जाता है और अगर आने वाले समय में इस तरह की आइस एज दोबारा अर्थ पर आई तो शायद ही हम इंसान इसे झेल पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई नेचुरल डिजास्टर हैं। सुनामी भी एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है जो हम इंसानों को अर्थ पर से मिटाने की ताकत रखता है। वैसे भी आपको पता ही होगा कि हमारी अर्थ करीब 70% पानी से ढकी है और कुछ भाग ही ऐसा है जहां पर इंसान रहते हैं। पर अगर अर्थ पर कुछ ऐसे हालात बने जिनके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता गया और अर्थ पर मौजूद बचे हुए एरिया पर जहां पर हम ह्यूमंस रहते हैं, अगर वहां पर भी पानी आ गया तो ऐसे में हम इंसानों के पास शायद रहने के लिए कोई जमीन ही नहीं बचेगी, जिसमें बहुत से इंसान अपनी जान गंवा देंगे और बहुत कम इंसान ऐसी आपदा से बच पाएंगे। अर्थक्वेक। वैसे तो दोस्तों आए दिन अर्थ पर कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आते रहते हैं, लेकिन दोस्तों अगर कभी अर्थ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आता है तो उस अर्थक्वेक में इतनी ताकत होगी कि अर्थ पर से हर तरह के जीवन को समाप्त किया जा सके। सुपर वॉल्केनो एक्सप्लोजन। सुपर वॉल्केनो को अर्थ पर मौजूद एक ऐसा बॉम्ब कह सकते हैं जो पूरे के पूरे प्लेनेट को खत्म कर सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा इन्हें प्लेनेट किलर भी कहा जाता है, जो प्लेनेट पर ही मौजूद होते हैं। और हमारी अर्थ पर ऐसे कई सुपर वॉल्केनो मौजूद हैं जिनके एक्सप्लोजन से पूरी अर्थ पर मौजूद जीवन समाप्त हो सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह के सुपर वॉल्केनो एक्सप्लोजन के कारण पूरी अर्थ का एटमॉस्फेयर बदल सकता है, जिससे एनवायरनमेंट में बहुत बड़े बड़े चेंज देखने को मिलेंगे और इस तरह के अचानक बदलाव इंसानी शरीर झेल नहीं पाएगा। नंबर 3, ऑर्बिट और प्लैनेट अराउंड स्टार। अगर सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे घातक और डेंजरस ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो जो स्टार किसी सिविलाइजेशन को अपनी एनर्जी से पालता है
और बढ़ते रहने के लिए एनर्जी देता है, वही स्टार इतनी ताकत भी रखता है कि उस सिविलाइजेशन को कुछ सेकंड्स या मिनट्स में खत्म कर दे। और किसी स्टार के पास मौजूद वह ऑर्बिट जहां पर किसी प्लेनेट का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है उसे हैबिटेबल जोन कहते हैं। हमारी अर्थ भी इसी तरह के हैबिटेबल जोन में सन को ऑर्बिट कर रही है, जिसके कारण अर्थ पर जीवन बन पाया है। पर दोस्तों, इस ऑर्बिट में थोड़ा सा भी बदलाव कर दिया जाए तो प्लेनेट पर से पूरी तरह से जीवन समाप्त हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, हमारे पड़ोसी प्लेनेट में से किसी पर भी जीवन या लिक्विड वाटर मौजूद नहीं है, जिसका सिर्फ एक ही कारण है कि वह प्लेनेट सन के हैबिटेबल जोन में नहीं आता। नंबर 4, सोलर स्टॉर्म। सोलर स्टॉर्म इतने खतरनाक होते हैं जिनके कारण हरे भरे प्लेनेट भी पूरी तरह से बंजर हो जाते हैं। हम लकी हैं कि हमारी अर्थ के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो सन पर चलने वाला लगातार सोलर स्टॉर्म से हमारी अर्थ और हम मनुष्य जाति की रक्षा करता है। पर अगर हमारी अर्थ के पास कोई मैग्नेटिक फील्ड ना होता तो सूर्य पर चलने वाले सोलर स्टॉर्म हम इंसानों को कुछ ही घंटों में समाप्त कर सकते थे। नंबर 5, स्टार डेथ सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा इवेंट यूनिवर्स में मौजूद सबसे ताकतवर और चमकदार इवेंट में से एक है। किसी स्टार में होने वाला सुपरनोवा इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि वह करीब एक हफ्ते के लिए अपनी पूरी गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स को एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है। और दोस्तों, अगर किसी सोलर सिस्टम में मौजूद किसी स्टार में सुपरनोवा धमाका होता है तो आप भूल ही जाइए कि उस सोलर सिस्टम में कोई प्लैनेट या सिविलाइजेशन मौजूद भी बचेगी, क्योंकि यह इतने ताकतवर होते हैं कि आसपास मौजूद सभी प्लैनेट्स और ऑब्जेक्ट्स तो इनकी लाइट के कारण ही राख बन जाते हैं। यानी अगर हमारे सन में इस तरह का सुपरनोवा धमाका होता है तो हमारी इंसानी सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। पर अभी शायद हमें इस तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सन की एज करीब 10 बिलियन ईयर्स है, जिसके बाद ही उसमें कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा, जिसमें से अभी हमारा सन करीब 5 बिलियन ईयर्स तक जी चुका है। नंबर 6, रेड ड्वार्फ स्टार। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक सुपरनोवा धमाका उस सोलर सिस्टम में मौजूद किसी भी तरह की सिविलाइजेशन को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। पर अगर मान लेते हैं कि हम इंसान हमारे सन में होने वाले सुपरनोवा धमाके से अगर किसी तरह से भी बच जाते हैं, जो कि पूरी तरह से एक चमत्कार ही होगा, फिर भी अगर ऐसा होता है तो हमारा सन अब एक रेड ड्वार्फ स्टार में बदल चुका होगा। और दोस्तों, रेड ड्वार्फ स्टार का साइज किसी नॉर्मल स्टार से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। और जब हमारा सन किसी रेड ड्वार्फ स्टार में बदलेगा तो उसका आकार हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी प्लैनेट्स को अपने अंदर ले चुका होगा। अब अर्थ का ऑर्बिट सूरज के अंदर ही होगा, यानी हमारी अर्थ सूरज के अंदर जा चुकी होगी और अर्थ के साथ हम इंसान भी। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक सोलर सिस्टम में ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटीज हैं जो किसी मॉडर्न सिविलाइजेशन को आसानी से मिटा सकती हैं। और हम इंसान तो अभी इस काबिल नहीं है कि हम अपने सोलर सिस्टम में मौजूद किसी भी खतरे से हम इंसानों को पूरी तरह से बचा सके। अगर हमें अपने सोलर सिस्टम में मौजूद खतरों से बचना है तो हमें कम से कम टाइप 2 सिविलाइजेशन तक तो पहुंचना ही होगा। उसके बाद ही हम अपने सोलर सिस्टम में मौजूद खतरों से पूरी तरह से बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।